हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाले वीडियो में मैं अपना आईआईटी दिल्ली का जो पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो शेयर करने जा रही हूँ। तो इस वाले इंटरव्यू से पहले हम लोगों के पास एक मेल आया था जिसके थ्रू हम लोगों को एक गूगल फॉर्म सबमिट करना था और उस वाले फॉर्म में हम लोगों को 3 प्रोफेसर्स के नाम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करके उस वाले फॉर्म को सबमिट करना था। और इंटरव्यू का जो डेट और टाइम था वो हम लोगों को मेल के थ्रू इनिशिएट किया गया था। तो मेरे इंटरव्यू पैनल में वैसे तो बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, लेकिन मुझसे सवाल सिर्फ 3 प्रोफेसर्स ने ही किया था। तो सबसे पहले तो मुझसे कहा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वहां पे मैंने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया है और मेरे 10th और 12th में मेरा कैसा परसेंटेज रहा था वो सब कुछ बताया। फिर उसके बाद मैंने अपना बीएससी और एमएससी कहाँ से किया है और वहाँ पे भी मेरा परसेंटेजेस कितना था वो भी बताया। फिर उसके बाद मैंने कौन से वाले नेशनल लेवल एग्जाम्स क्वालिफाई किया है और उन वाले एग्जाम्स में मेरे रैंक या फिर मेरे जो परसेंटेजेस थे वो सब कुछ मैंने शेयर किया। फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा कि आप कौन से वाले चैप्टर्स प्रिपेयर करके आए हो इंटरव्यू के लिए। तो वहां पे मैंने केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉलिड स्टेट ऐसे कुछ चैप्टर्स के नाम बताया था। तो सबसे पहले प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज लैम्बर्ट-बियर्स लॉ। तो वहां पे मैंने पहले कहा कि A = एप्सिलॉन CL। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये नहीं है, तो उसके बाद मैंने कहा कि नो सर, दिस इज नॉट लैम्बर्ट-बियर्स लॉ। The equation minus of di/i proportional to xl, it is called Lambert-Beer's law, but A = epsilon CL is not Lambert-Beer's law। तो वहां पे वो थोड़ा स्माइल करने लगे और उन्होंने कहा कि अच्छा तो ये नहीं है लैम्बर्ट-बियर्स लॉ। तो फिर मुझे लगा कि मैंने गलत बताया है थोड़ा। फिर मैंने ये वाले इक्वेशन को थोड़ा इंटीग्रेट किया, माइनस ऑफ di/i प्रोपोर्शनल टू xl इस वाले इक्वेशन को। फिर उसके बाद मैं वहां से इंटीग्रेट करके A = एप्सिलॉन CL तक पहुंच गई। तो फिर मैंने कहा कि नो सर, दीज टू आर दी सेम इक्वेशन। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ब्रॉड बैंड्स क्यों आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, तो मैंने वही वाला आंसर वहां पे भी बताया। मुझे जहां तक लगा कि वो लोग उस वाले आंसर से काफी सेटिस्फाइड भी थे। मैं उस वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से उस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। फिर उसके बाद मैंने जिन प्रोफेसर को मेल किया था उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना चालू किया। तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा था कि del E × del T = व्हाट। फिर वहां से कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मुझे अभी के लिए तो याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टेजिंग रीजियन और बेंडिंग रीजियन कौन सा वाला होता है उसके बारे में पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कौन सा वाला रीजन फिंगरप्रिंट रीजन होता है और उस रीजन को फिंगरप्रिंट रीजन क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक काफी यूनिक सा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है उसमें आप कोई सा भी फ्रीक्वेंसी चूज करो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने उनसे कहा कि सर 500 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई बॉन्ड इस वाले फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है तो वो वाला बॉन्ड कौन से फ्रीक्वेंसी में जाके ब्रेक कर जाएगा। तो मैं पहले तो बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पाई थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत हिंट दिया। इसको मैंने जैसे किया था कि 500 सेंटीमीटर इनवर्स तो वेव नंबर होता है, तो फिर किसी भी वेव नंबर के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लैम्डा = c/ν इस वाले फॉर्मूले से। फिर उसके बाद एक और प्रोफेसर ने मुझसे क्वेश्चन किया। उन्होंने मुझसे ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल के बारे में पूछा था। तो मैंने उनको वो वाला इक्वेशन लिख के शो किया। तो उन्होंने इसके बाद मुझसे पूछा कि यहाँ पे ये जो ए ऑपरेटर आपने लिखा है तो ये ए एक्चुअली क्या होता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ये पता है कि ये ऑपरेटर = डायपोल मोमेंट होता है फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझसे इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हिंट दिया। मतलब उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और किसी भी मॉलिक्यूल को रामन एक्टिव होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब कुछ उन्होंने मुझसे पूछा। तो वहां से मतलब थोड़ी बातचीत के बाद जो कंक्लूजन मिला वो ये कि ये हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये ऑपरेटर डायपोल मोमेंट ही होता है। तो ऐसे करके मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया। यही लास्ट क्वेश्चन था मेरे इंटरव्यू का। इंटरव्यू ओवर हो जाने के बाद मुझे ऐसा तो लगा नहीं था कि मेरे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे जैसा लगा कि
शायद मेरे आंसर्स थोड़े डेविएट हो रहे थे मेन पॉइंट से, मतलब मैं टू दी पॉइंट इतना आंसर नहीं कर पाई थी। और पहले मैंने लैम्बर्ट बेयर्स लॉ को भी थोड़ा इधर उधर कर दिया था। लेकिन मेरे इंटरव्यू हो जाने के कुछ घंटे बाद मैंने जिन प्रोफेसर को मेल किया था उन्होंने मुझे मेल किया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है। सो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मतलब इंटरव्यू के दौरान मुझे एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि वो लोग काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं, और उन लोगों ने इंटरव्यू के दौरान मेरी काफी हेल्प भी की थी। मतलब जहाँ जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डेविएट हो रही थी तो उन लोगों ने वहां से मुझे ऑन द ट्रैक लेके भी आए। और मैंने अपना पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही दिया था, तो मैंने तो उन लोगों से नहीं पूछा था कि हिंदी अलाउड है भी या नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इंग्लिश में इंटरव्यू देने में, तो आप लोग शुरू में उनसे एक बार परमिशन मांग सकते हो कि वो लोग हिंदी अलाउ करेंगे या नहीं। वैसे तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों को काफी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना पड़ता है इंटरव्यू में। मतलब आपका ग्रामर थोड़ा इधर उधर हो तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो उसी से ही काम चल जाता है इंटरव्यू के लिए। और हाँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि मैंने जो कुछ भी आंसर्स यहाँ पे दिखाया है, आप जरूर से उन वाले आंसर्स को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आप भी जाओगे वहां पे इंटरव्यू देने और इन वाले चैप्टर्स का ही नाम बताओगे जो मैंने बताया था इंटरव्यू में, तो आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि एक चैप्टर बहुत वास्ट होता है, तो वहां से किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल गई होगी, थोड़ा आइडिया से हो गया होगा कि IIT दिल्ली का जो इंटरव्यू होता है उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।